नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे। स्वागत है आपका टीसीएच पर। कल का दिन और कल की रात मिडिल ईस्ट में घटनाओं से भरी रही है। चाहे वो सऊदी अरबिया हो, यूएई हो, बहरीन हो, इजराइल, ईरान तो है ही। हर जगह से एक बड़ी खबरें आई हैं जिससे साफ लग रहा है कि ये जंग फिलहाल रुकने के मूड में तो कहीं दिखाई नहीं दे रही। इन खबरों पर जाने से पहले और ये सारी डिटेल करने से पहले एक खबर जो डेली मेल में छपी है जेडी वांस के बारे में। जेडी वांस आप जानते हैं अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं। खबर यह आई है कि जेडी वांस ने नेतन्याहू को फोन लगाया और जो बात हुई उसमें जेडी वांस चिल्ला पड़ा इस बात पर कि तुमने हमको एक बिना मतलब की जंग में फंसा दिया। तुमने ये कहा था, तुम्हारी मोसाद ने ये कहा था कि एक बार वहां के लीडर को मार दो, खामनेई साहब को मार दो और उसके बाद ईरान में सब कुछ उलट पलट हो जाएगा, ईरान में सत्ता पलट जाएगी, ईरान हार मान लेगा। लेकिन यहां तो 25 दिन होने वाले हैं, 24 दिन होने वाले हैं, ईरान ने जीना हराम किया हुआ है और हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। हमारे समझ में नहीं आ रहा है हम क्या करें। यह खबर डेली मेल की है। ये वो बात है जो बिना डेली मेल की या बिना किसी खबर के हम आपको पहले दिन से कह रहे हैं कि अमेरिका के पास कोई प्लान बी नहीं था। प्लान बी बनाया ही नहीं गया था, सिर्फ एक प्लान था और उसके सक्सेसफुल होने पर, उसके सफल होने पर इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस था कि बस मान लिया गया था कि खामनेई साहब को शहीद कर दिया गया, लीडरशिप के कुछ लोगों को मार दिया गया और बस 48 घंटे के अंदर ईरान हमारे झंडे के नीचे आ जाएगा। लेकिन ईरानियों ने जो जबरदस्त तरीके से जवाब दिए हैं, ईरानियों ने जिस जबरदस्त तरीके से ये लड़ाई लड़ी है, अमेरिका वाकई परेशान दिख रहा है कि इससे बाहर कैसे निकलेंगे। इकलौता रास्ता अब जो उनके समझ में आ रहा है वो अपनी फौज भेजने का आ रहा है कि हम फौज भेजेंगे ईरान में और कुछ इलाके कब्जा कर लेंगे। इसीलिए 10 दिन की बात की ट्रंप ने कि 10 दिन की छूट हम और दे रहे हैं ताकि 10 दिन में उनकी मरीन वहां पर पहुंच सके। लेकिन कुछ और चीजें हैं जिनको समझना बहुत जरूरी है। क्या नेतन्याहू जानबूझकर अमेरिका की हर योजना को नुकसान पहुंचा रहा है? यह मैं क्यों कह रहा हूं? कल आप देखिए ट्रंप का बयान आता है कि 10 दिन तक ईरान के जो पावर प्लांट्स हैं और बाकी सारी चीजें हैं उन पर हमला नहीं होगा। और होता क्या है? कल के कल आप देखते हैं कि इजराइल जानबूझकर जो 3 सबसे बड़े स्टील प्लांट्स हैं ईरान के, उनमें से 2 पर हमला करता है। एक जगह जहां हैवी वाटर बनता है, जो एटॉमिक में काम आता है, न्यूक्लियर रिएक्टर में काम आता है, उस हैवी वाटर प्लांट पर हमला करता है। इसका मतलब सीधा सीधा सा है कि जानबूझकर यह हमले किए गए कि ट्रंप कुछ भी कहता रहे, हमें जो करना है वो हम करते रहेंगे। पजेश्कियन साहब का ट्वीट पढ़िए, उन्होंने साफ साफ लिखा है कि अमेरिका धोखा दे रहा है, अमेरिका कह कुछ रहा है और कर कुछ रहा है और इसका बदला हम कायदे से लेंगे। और कल ही ईरान के मिलिट्री कमांडर की आ गई ट्वीट जिसमें वो कहते हैं कि अब आंख के बदले आंख का मामला नहीं रह गया है, बराबरी का मुकाबला नहीं रह गया है। अब हम जितनी चोट तुम पहुंचाओगे उससे ज्यादा चोट तुम्हें पहुंचाएंगे। तो आप देखिए शुरुआत कैसे की है ईरान ने। इजराइल ने जो अटैक किया उसमें एक और अटैक किया गया और वो अटैक हुआ अमीर कबीर यूनिवर्सिटी पर। अमीर कबीर यूनिवर्सिटी तेहरान में है और इसको ईरान की आईआईटी की तरह जाना जाता है। जो लोग इंडियन हैं वो जानते हैं आईआईटी की क्या वैल्यू होती है। यहां से इंजीनियर्स तैयार होते हैं और जानबूझकर उस यूनिवर्सिटी पर हमला किया गया। अब यूनाइटेड नेशन की तो बात ही मत कीजिए। यूनाइटेड नेशन के हिसाब से किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट पर हमला करना वार क्राइम है। लेकिन जिस जंग की शुरुआत ही मीनाब में बच्चियों को मार के हुई हो, मीनाब में 2 स्कूलों को तोड़कर हुई हो, वहां यूनिवर्सिटी पर हमला करना कौन सी बड़ी बात। तुरंत पलटकर हाइफा में जो इजराइल टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, इजराइल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी जो है, उसके ऊपर हमला किया ईरान ने और बहुत क्लियर किया कि ठीक है, अगर आप इस लेवल पर उतरेंगे तो हम भी इस लेवल पर उतरेंगे। और इसके अलावा जो हमले कल किए गए हैं वो बेहद जबरदस्त हैं। इजराइल के अंदर तेल अवीव के मार्केट एरिया में हमला किया गया है जहां काफी लोगों के मारे जाने की खबर है। हालांकि खबर नहीं आएगी, इजराइल छुपा ले जाएगा। अभी घायल होने की बात कर रहे हैं। कई बार मुझे लगता है कि इजराइल वाकई भगवान का चुना हुआ देश है, खुदा का चुना हुआ देश है, क्योंकि वहां लोग घायल तो होते हैं, मरते नहीं है। खबर आती है 475 लोग घायल हो गए लेकिन उनमें से कोई मरता नहीं है। जादू है कोई कि कोई मरता नहीं है।
असल में किसी के मरने की खबर बाहर लाई नहीं जाती है कि इजरायली सोसाइटी जो पहले से इतना घबराई हुई है, कोई इजिप्ट की तरफ से भाग रहा है, कोई किसी तरफ से भाग रहा है, अगर ये खबरें आने लगी कि लेबनान के हमले में नॉर्थ में और ईरान के हमले में तेल अवीव में लगातार लोग मारे जा रहे हैं, तो इजरायली मुल्क छोड़कर भाग जाएंगे, वो अपने मुल्क में टिकेंगे भी नहीं। तो बाजार एरिया पे हमला किया और जैसा ईरान ने कहा था, मिडिल ईस्ट के खास तौर पर उन कंट्रीज को निशाना बनाना शुरू किया जो पूरे तौर पर इजराइल के साथ, अमेरिका के साथ खुल के आ गए हैं। आगे बढ़ने से पहले वही अपील कि अगर आप हमारे वीडियोस रेगुलर देख रहे हैं या ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है और अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और अगर हमारी ताकत बनना चाहें तो हमारी मेंबरशिप ले लीजिए। कैसे लेना है ये तो आप जानते ही हैं। एक लिस्ट जारी हुई थी जिसमें बताया गया था हम किस किस जगह को हिट करेंगे। उसमें कतर का नाम दिखा और कतर का नाम बोल्ड करके दिखाया गया था, और तभी मेरे समझ में आ गया कि यह लिस्ट ईरान ने जारी नहीं की है। यह लिस्ट जानबूझकर फैलाई गई है इजराइल द्वारा या अमेरिका द्वारा या उनके जो आईटी सेल होते हैं उनके द्वारा, ताकि बदनाम किया जा सके ईरान को कि देखो कतर इस जंग से बाहर चला गया, फिर भी कतर के ऊपर हमला हो रहा है। जब मैं रात को सोया तो मेरे दिमाग में यही चीज थी और मैं क्लियर था कि अगर सुबह तक कतर पर कोई हमला नहीं होता है, इसका मतलब है कि ईरान ने नहीं, इजराइल ने इस तरह की लिस्ट जारी की है। इसलिए इस तरह की लिस्ट आपको सोशल मीडिया, यूट्यूब पर दिखाई दे तो जैसा मैं कहता हूं, पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ, यानी थोड़े शक के साथ ऐसी लिस्ट को देखिए। आजकल जो सोशल मीडिया पर आ रहा है वो सब सही नहीं है। अगर ईरान को कोई लिस्ट जारी करनी होती तो वो ईरान के किसी ऑफिशियल साइट से आता, अराक्ची जारी करते या कोई और जारी करता जो वहां का जिम्मेदार आदमी होता। ऐसे अगर सोशल मीडिया पे कोई लिस्ट चली आए तो उसको स्वीकार मत कीजिए। फेक न्यूज का जमाना है और आप जानते हैं इजराइल दुनिया का फेक न्यूज का मास्टर है। दुनिया में जितनी फेक न्यूज फैलाई जाती हैं, इजराइल शायद उनमें सबसे पहले नंबर पर है। खैर, बहरीन का मामला देखना बहुत जरूरी है। बहरीन के ऊपर जो अटैक हुआ है, ड्रॉप साइट ये बता रही है कि वो अल हद इंडस्ट्रियल एरिया में हुआ है। तो जाहिर है कि आपने स्टील प्लांट जो ईरान का था वहां पर हमला किया तो उसने पलटकर अभी बहरीन के अल हद प्लांट पर हमला किया है, इंडस्ट्रियल एरिया में हमला किया है, और जबरदस्त विस्फोट सुनाई दे रहे हैं। अब बहरीन में जो विस्फोट सुनाई दे रहे हैं वो सिर्फ ईरान की मिसाइल से नहीं सुनाई दे रहे हैं। बहरीन के अंदर मामला उबलता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल कल यह खबर आती है कि वहां मोहम्मद अल मौसावी नाम के एक युवक को मार दिया गया, उसको गिरफ्तार किया गया था। उसकी जो तस्वीरें सामने आई उसमें साफ दिख रहा है कि भयानक टार्चर हुआ है। और आप जानते हैं बहरीन के बारे में कहा जाता है कि वहां जब टार्चर होता है तो जो वहां का प्रिंस है वो खुद वहां पर रहता है और बताता है कैसे टार्चर करो। तो किस तरह की मोनार्की है बहरीन में वो आप समझ सकते हैं। ये शिया था, ये लड़का जो मारा गया है वो शिया था, मोहम्मद अल मौसावी, और इसको जबरदस्त टार्चर किया गया था। और ये लड़का ईरान के साथ था। इसका कहना था कि हमको ईरान के साथ रहना चाहिए, इजराइल और अमेरिका के साथ नहीं रहना चाहिए। इस तरह के जुलूस पहले भी बहरीन में निकले हैं जिसमें ईरान का समर्थन किया गया है। अब बहरीन की जो मोनार्की है मिडिल ईस्ट की भी सबसे खतरनाक मोनार्कीज में से एक है, जिसको अमेरिका और सऊदी अरब का लगातार सपोर्ट रहता है, इसलिए वो बनी हुई है। उस मोनार्की की कंडीशन यह है कि 2011 में बहरीन के अंदर उस मोनार्की के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन हुआ था, जनता सड़क पर उतरी थी। और अगर सऊदी अरब ने अपनी आर्मी और पुलिस भेजकर लोगों को मारा पीटा नहीं होता, उस प्रदर्शन को दबाया नहीं होता, गिरफ्तार नहीं किया गया होता लोगों को, और लोगों को भयानक टार्चर नहीं किया गया होता, काफी लोग मारे भी गए थे उस वक्त, तो बहरीन की मोनार्की चली गई होती और बहरीन में डेमोक्रेसी आ जाती। अब मजेदार बात यह है कि अमेरिका को ईरान में डेमोक्रेसी चाहिए, जबकि ईरान में पहले से डेमोक्रेसी है। वहां कोई शाह शहंशाह नहीं है, वहां तो वो शाह को लाकर बिठाना चाह रहे हैं डेमोक्रेसी के नाम पर। लेकिन बहरीन में उनको डेमोक्रेसी नहीं चाहिए, मिडिल ईस्ट में कहीं और डेमोक्रेसी नहीं चाहिए, क्योंकि बहरीन का जो शाह है वो उनके कदमों में झुका रहता है। इस लड़के के मारे जाने के बाद कल लगातार बहरीन से वीडियोज आ रहे हैं जिसमें दिखाई दे रहा है कि जबरदस्त प्रदर्शन चल रहे हैं। जानबूझकर बहरीन से जो वीडियोज आ रहे हैं उनको ब्लर रखा जा रहा है ताकि लोगों के चेहरे ना दिखाई दें, वरना उन चेहरों के साथ बहरीन के शाह, बहरीन की जो पुलिस है वो कुछ भी कर सकती है।
तो एक तो ये अंदर से प्रेशर बढ़ रहा है, बहरीन में लगातार एहतजाज की खबरें हैं, लगातार विरोध की खबरें हैं। सारी खबरें निकलकर बाहर नहीं आती, लेकिन जो खबरें हैं वो ये हैं कि बहरीन की जनता का गुस्सा इस लड़के के मौत की खबर आने के बाद और तेज बढ़ा है। लोग सड़कों पे आए हैं और लोग मुखालिफत कर रहे हैं वहां के शाह की। ये तो नंबर 1 बात है। नंबर 2 ये कि बहरीन की मिलिट्री ने बाकायदा एक वीडियो जारी किया और कहा कि हम ईरान का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। बहरीन की कुल आबादी जो है वो 20 लाख के आसपास है और बहरीन की आर्मी के बारे में मैं आपको बताता हूं कि कितनी शानदार आर्मी है बहरीन के बारे में। डिफेंस फोर्स जो उनकी है, यानी जिसको आप आर्मी कह सकते हैं, उसमें कुल 12,000 लोग हैं। जो उनकी नेवी है उसमें कुल 3,000 लोग हैं। जो एयरफोर्स है उसमें भी कुल 3,000 लोग हैं और जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं वो तकरीबन 400 के आसपास है। यानी इन सब को अगर आप एक साथ ले लो तो बहरीन जो है कुल जमा जो उसकी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पैरामिलिट्री सब मिलाकर बनती है वो 18,400 बनती है। और ईरान की जो रेगुलर सेना है वो भी 5-6 लाख है और अब तो उनका कहना है कि रिजर्विस्ट वगैरह को मिलाकर 10 लाख की आर्मी उन्होंने खड़ी की है। तो आप समझ सकते हैं कि बहरीन की कुल मिलाकर 12,400 की जो आर्मी है, जिसने कभी कोई जंग नहीं लड़ी है, जिसका काम दरअसल देश के अंदर, मुल्क के अंदर जो लोग शाह की मुखालिफत करें उनको पकड़ना और गिरफ्तार करना है, या फिर जो उनके बॉसेज यानी अमेरिका की आर्मी के जो वहां पे कैंप्स हैं उनकी मदद करना है, वो बहरीन की आर्मी ईरान से लड़ने को कह रही है। जाहिर सी बात है कि अमेरिका यह कहलवा रहा है ताकि दुनिया में मैसेज जाए कि अरब मुल्क ईरान के खिलाफ हो रहे हैं, वरना बहरीन की औकात है ही नहीं कि वो ईरान का मुकाबला कर सके। अब आते हैं सऊदी अरबिया पर। सऊदी अरबिया के प्रिंस को लेकर, क्राउन प्रिंस को लेकर, एमबीएस को लेकर पहले भी यह खबर न्यूयॉर्क टाइम्स में आई थी और उसके बाद उन्होंने सीधे मना कर दिया था कि नहीं, उन्होंने मना नहीं किया था, सऊदी अरबिया ने, सऊदी अरबिया के रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर्स ने यह मना किया था कि हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, हम ट्रंप से ईरान पर हमले के लिए नहीं कह रहे हैं। अब आप देखिए वो खबर फिर से आई है और इस बार वो खबर ब्रिटेन के अखबार में आई है और ब्रिटेन का ये जो अखबार है इसकी काफी इज्जत है, द गार्जियन। तो गार्डियन की जो खबर है वो ये बताती है कि एमबीएस लगातार ये बात कह रहे हैं ट्रंप से कि ईरान को ऐसे ही ना छोड़ा जाए, ईरान के साथ कोई समझौता ना किया जाए। समझौता तब किया जाए जब ईरान की कैपेबिलिटीज पूरी खत्म हो जाए और समझौता ऐसा किया जाए ताकि ईरान हमारे लिए आगे कोई खतरा ना बन सके। 1 मिनट रुककर यहीं पर यूएई की बात कर लीजिए। मैं आपको एक ट्वीट दिखा रहा हूं जो यूएई के यूएस में जो एम्बेसडर हैं, और जाहिर है यूएई ने यूएस में जिसको एम्बेसडर रखा है वो शाही खानदान के बेहद करीबी होंगे और बेहद इंपॉर्टेंट होंगे, उनका ट्वीट है ये। और इस ट्वीट में भी तकरीबन वही बातें हैं जो बातें गार्डियन एमबीएस के बारे में कह रहा है। यानी लग क्या रहा है कि यूएई, बहरीन और सऊदी अरबिया ये नहीं चाहते कि तुरंत कोई समझौता हो। ये भले जंग में सीधे ना जाएं, लेकिन फिर भी ये चाहते हैं ईरान पर मार पड़ती रहे, तब तक पड़ती रहे जब तक ईरान की कैपेबिलिटीज खत्म ना हो जाए। अब ऐसा करने में 1000 साल लगेंगे, 500 साल लगेंगे, ये मैं नहीं जानता और ये अमेरिका भी नहीं जानता है। लेकिन इनका डर ये है कि अगर समझौता हो गया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान का कंट्रोल बना रहा और ईरान ऐसा ताकतवर मुल्क बन के उभरा जो इजराइल और अमेरिका के सामने भी नहीं झुका, तो मुस्लिम वर्ल्ड में इनकी जो लीडरशिप है वो खतरे में पड़ जाएगी। इसी के अगर पैरेलल देखें तो कुवैत, ओमान और कतर, ऐसा लगता है कि ये पर्दे के पीछे से लगातार कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी समझौता हो जाए। तो अरब मुल्क जब आप कहते हैं तो ये एक नहीं है, ये भी बटे हुए हैं और इस समय साफ साफ दिखाई दे रहा है। अब अगर नेतन्याहू का देखें तो नेतन्याहू क्या सोच रहा है, इस बात को आप देखिए। एक और खबर इसके पहले मैं दे दूं कि कल सऊदी अरबिया में जो प्रिंस सुल्तान एयरबेस है वहां पर भी हमला किया है ईरान ने।
और उस हमले में दिखाई दे रहा है साफ साफ, जो सैटेलाइट पिक्चर्स हैं, कि एयरबेस को भी जबरदस्त नुकसान पहुंचा है और वहां पर कम से कम 2 जहाजें, जो फ्यूल करने वाली जहाजें हैं, जो आसमान में उड़ती हुई जहाजों में तेल भर देती हैं, उन जहाजों को जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। तो प्रिंस सुल्तान एयरबेस का इस्तेमाल अमेरिका कर रहा है, यह बिल्कुल प्रूव्ड है, जब वहां पर उसकी जहाजें लगातार हैं। अब मैं जो बात कह रहा हूं उसको बहुत गौर से सुनिएगा। इसने उसको मारा, उसने इसको मारा, इसकी बिल्डिंग गिर गई, तेल अवीव में इतना नुकसान हुआ, हाइफा में इतना नुकसान हुआ, वो तो ठीक है, वो तो सब बताएंगे, लेकिन एनालिसिस कभी कभी गौर से सुननी चाहिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगती है। तो यह है कि इजराइल क्या सोच रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इजराइल को जबरदस्त नुकसान हो रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि 1 बिलियन शेकल रोज उसके बर्बाद हो रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि वहां की आर्मी थक चुकी है 2-2.5 साल से लगातार लड़ते हुए। जिस तरह से लेबनान में हिजबुल्लाह लगातार मार रहा है, ईरान में जिस तरह से कोई सफलता नहीं मिल रही है, उसमें उसकी आर्मी की थकान और बढ़ती जा रही है और उसका आर्मी चीफ कहता है कि हमारी आर्मी लड़ने के लिए तैयार नहीं है। यह सब कुछ है, लेकिन इसके बावजूद इजराइल लगातार अटैक क्यों कर रहा है? क्यों इजराइल चाहता है कि यह जंग चलती रहे, जबकि यह तय हो चुका है, खुद अमेरिका का इंटेलिजेंस यह मान चुका है कि इस जंग से ऐसा नहीं है कि रेजीम बदलेगी, यानी रेजीम बदलने वाली नहीं है। इजराइल के ऐसा चाहने की कई वजह हैं। पहली बात तो यह कि जंग खत्म होने से पहले वो जितना ईरान को नुकसान पहुंचा सकता है उतना नुकसान पहुंचाना चाहता है, क्योंकि वो जानता है कि इजराइल में तो जो नुकसान होगा उसकी पर्ची या तो शेखों पे कट जाएगी या अमेरिका पे कट जाएगी। अमेरिका के लोगों के मुंह से, अमेरिका के गरीबों के मुंह से निवाला छीनकर इजराइल को दे दिया जाएगा। अमेरिका दुबला होता जाएगा, इजराइल मोटा होता जाएगा। जानता है कि उसके जो नुकसान हुए हैं वो तो अमेरिका भर देगा इस तरह से या उस तरह से, लेकिन ईरान के लिए दिक्कत होगी। ईरान में जो नुकसान हो रहा है उसको कैसे भरा जाएगा, ये दिक्कत वाली बात होगी। एक तो ये हो गया। दूसरा मामला ये है, जो मुझे लगता है कि वो चाहता है, वो जानता है कि जितना वो हमला करेगा ईरान पर, ईरान पलटकर इजराइल पर तो हमला करेगा ही, साथ में जो इजराइल के साथ खड़े दिख रहे गल्फ स्टेट्स हैं उनके ऊपर भी हमला करेगा। दुबई पर हमला करेगा। कल की खबर है कि दुबई में एक होटल को हिट किया गया है। अबू धाबी में भी कई सारे इंपैक्ट्स हुए हैं। अबू धाबी पुलिस का एक बयान आया है जिसमें उसका कहना है कि नई मिसाइल को आसमान में ही मार दिया गया था, इंटरसेप्ट कर दिया गया था। ढिबरी से नुकसान आया है। अब ढिबरी से हुआ है, मिसाइल से हुआ है, ये तो वही जानते हैं, मैं तो वहां पर हूं नहीं। यानी यूएई पर लगातार हमले हो रहे हैं, सऊदी अरबिया पर हमले हो रहे हैं, बहरीन पर हमले हो रहे हैं, कतर पे हो चुके हैं, और कतर को फंसाने के लिए ही वो लिस्ट चलाई गई थी, ये मैंने आपको बताया। कतर में जो एलएनजी का प्रोडक्शन है वो अगले 4-5 साल में नॉर्मल हो पाएगा, ये भी मैंने आपको बताया। तो इजराइल ये चाहता है कि जितना इन पर हमला हो उतना मिडिल ईस्ट के देश, अरब देश, गल्फ कंट्रीज कमजोर होती जाएंगी। इनका पावर है बिजनेस, इनका पावर है पैसा। वो बिजनेस और पैसा जितना कमजोर होगा इजराइल के लिए उतना ही अच्छा होगा। आप जानते हैं ग्रेटर इजराइल के ख्वाब में सऊदी अरबिया का भी हिस्सा है, तो सऊदी अरबिया जितना कमजोर हो इजराइल के लिए अच्छा है। यूएई का असर जितना घटे और घटेगा, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि इस जंग का परिणाम कुछ भी हो, लेकिन दुबई अब वैसा नहीं रह गया जो 28 फरवरी से पहले था। अब दुबई में इन्वेस्ट करने में, दुबई में मकान खरीदने में, दुबई में शिफ्ट होने से पहले 1000 बार आदमी सोचेगा। और यह भी हो सकता है कि दुबई में जो पैसा लगा हुआ है वो पैसा काफी सारा निकल जाए। ऐसे ही या सऊदी अरबिया, कल मैंने डिटेल में बताया था कि नियान जैसा जो उनका प्रोडक्शन है वो लटक गया है। तो स्टेट ये जितने कमजोर होंगे इजराइल के लिए उतना अच्छा है। इजराइल उस इलाके में अपनी गुंडागर्दी वैसी ही कर पाएगा, लेकिन यह सोच उल्टी तब पड़ सकती है जब अगर इराक फिर से आजाद हो जाए। लगभग आजाद हो चुका है, नाटो की आर्मी भी निकल गई है, अमेरिकन आर्मी भी निकल गई है, और अगर इराक अपने तेल का पैसा भी अपने पास रखने लगे, इससे उसको यूएन को और अमेरिका को हिस्सा न देना पड़े, इराक आजाद हो जाए और ईरान पहले से मजबूत बन के उभरे, तब इनके लिए, इजराइल के लिए मुश्किल बहुत बढ़ जाएगी। लेकिन अभी इजराइल जो कर रहा है उसकी 2 ही वजहें मुझे दिख रही हैं, इसीलिए लगातार वो ऐसे हमले कर रहा है जिससे बातचीत टलती जाए। और इन सबके बीच मार्को रूबियो का एक बयान आता है, G7 कंट्रीज की मीटिंग के बीच वो गए हैं।
वहां बयान दिया है। नाटो ने जब मदद करने से इनकार कर दिया तो अब G7 में वो मदद मांग रहे हैं और वहां उन्होंने ये कहा है कि ये वार महीनों नहीं चलेगी, कुछ हफ्तों में खत्म हो जाएगी और इस वार के खत्म होने के बाद भी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में पहले की तरह ऑपरेशन चलना नामुमकिन है। यह भी कहा है कि ग्राउंड फोर्सेज अपना काम नहीं करेंगी, यानी ईरान की जमीन पर हम लड़ाई नहीं करेंगे। अब मार्को रूबियो और ट्रंप पर कितना भरोसा कर सकते हैं आप जानते हैं, लेकिन यह स्वीकार करना कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पहले की तरह नहीं रहेगी अब, यह ईरान की जीत के लिए इतनी बात काफी है। यह हो सकता है कि समझौते में ईरान कुछ शर्तें छोड़े और अमेरिका इस बात के लिए तैयार हो कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का एक ऐसा ढांचा बनाया जाए जिसमें ईरान के पास उसका कुछ कंट्रोल रहे। क्या होता है यह देखना होगा। रहा सवाल ट्रंप का, तो ट्रंप तो सुबह कुछ बोलता है, शाम को कुछ बोलता है, रात को कुछ बोलता है। कल उसने कुछ ऐसा कहा जिससे मुझे भी दर्द हुआ। सबके बावजूद सऊदी अरबिया एक खुद मुख्तार मुल्क है, एक ऐसा मुल्क है जो मक्का और मदीना की रक्षा करता है, उसका कस्टोडियन है। उसके बारे में यह कहना कि सऊदी अरबिया का प्रिंस मेरी ऐस किस करने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन अब वो मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता है, मैं इसको क्या एक्सप्लेन करूं। ये आपकी इज्जत को सारी दुनिया के सामने मिट्टी में मिलाना है, लेकिन आप पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो फिर क्या कहा जा सकता है। तो फिलहाल ये हालात हैं कि लड़ाई अभी चल रही है। जमीन पर सेना उतरेगी कि नहीं उतरेगी कोई नहीं जानता, लेकिन तैयारी पूरी है। अमेरिका ने जो 10 दिन तक मियाद बढ़ाई है उसकी एक वजह यह हो सकती है कि जो सेना पहुंच जानी थी अभी तक, नेवी जो पहुंच जानी थी वो पहुंची नहीं है, उसको पहुंचने में 10 दिन लगेगा। लेकिन ऐसे धोखे ईरान इतनी बार खा चुका है कि ईरान इन धोखों में नहीं आ रहा है, इसलिए ईरान ने भी अपना अटैक जारी रखा है। और जिस तरह से बहरीन में मूवमेंट खड़ा हुआ है, इस बार सऊदी अरबिया के लिए मदद भेज पाना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि सऊदी अरबिया अगर मदद भेजेगा तो ईरान भी मदद भेज सकता है। तो नजर बनाए रखिए, कहीं ऐसा ना हो कि बाकी तो जो हो वो हो, इराक उधर आजाद हो गया है और इधर बहरीन में सरकार पलट जाए, बहरीन में कोई ईरान समर्थक सरकार आ जाए, शाह को सऊदी अरबिया या अमेरिका की शरण लेनी पड़े। ये सारा कुछ पॉसिबल है। मिडिल ईस्ट का ये वार सारी दुनिया को बदल कर रख देगा, मिडिल ईस्ट को तो बुरी तरह से बदलेगा, ये तो तय है। आगे जैसे भी जो कुछ होता रहेगा मैं लगातार अपडेट करता रहूंगा। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे वीडियोस। बहुत शुक्रिया।